और ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि अगर ये 6000 एकड़ जमीन, इसमें इस्तेमाल कितनी हो रही है? तो उन्होंने कहा मुश्किल से इसमें 50-60 एकड़ जमीन इस्तेमाल हो रही है रनवे में और ये सब वगैरह, बाकी खाली पड़ी है। मैंने कहा इसमें खेती करना चालू कर दो तो साल का कम से कम 50-60 करोड़ का तो प्रोडक्शन यहां हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजीव भाई खेती तो छोड़ो, हम यहां गोल्फ क्लब बना दें और उसमें एंट्री फीस रख दें तो साल का 1400 करोड़ तो हम इसी से कमा के दे सकते हैं सरकार को, गोल्फ कोर्स बना के। क्योंकि जितनी विदेशी फ्लाइट आती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट रात को अक्सर आती हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन वो लोग ठहरते हैं, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के वो गोल्फ खेलेंगे, फीस लगा दो, साल का 1400-1500 करोड़ इसी से आ सकता है। पूरा एयरपोर्ट इतने में बेच रहे हैं, 1400 करोड़, और बिना किसी बिड के। माने कोई इंटरनेशनल टेंडर इनवाइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्रांस की कंपनी को सामने से बुला लिया। क्यों? समझौता हो गया सरकार का, कुछ लेन देन हुआ होगा उसमें। अब एक दिल्ली एयरपोर्ट बिकेगा, फिर बंबई बिकेगा, फिर सब बिकेगा। ऐसे सरकार की माने बेईमानी और हरामखोरी में देश की संपत्ति बिक रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन। अब जनता इसमें बगावत कर सकती है जब उसको पूरी बात मालूम। जब मुझे पता चला दिल्ली एयरपोर्ट की वास्तविकता, मैंने दिल्ली की 4-5 मीटिंगों में कह दिया, लोगों का खून उबल गया, जी कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे सरकार को। अगर यही बात पूरे देश में प्रचारित हो जाए तो जनता खड़ी हो जाएगी कि जनता के सामने कोई सरकार नहीं टिक सकती। कर्मचारियों को तो वो झुका सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं झुका सकते। तो मेरा यह कहना है कि हम सब मिलकर भारत की जनता के पास ये सब मुद्दे लेके जाएं, सरल सरल भाषा में, कम शब्दों में, सरल सूत्रों में उनको ये जानकारियां दें कि भारत के पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, बैंक ने क्या किया, बीमा ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने, और WTO और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकार क्या करने जा रही है। जब समझ बनेगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब उसके तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके बहुत हो सकते हैं। हम CD बनाएं, गांव गांव में दिखाएं, पत्रक बांटें, टेलीफोन, ये लोकल अगर टीवी चैनल है उसके माध्यम से कहें, अखबारों में लिखें, और सबसे अच्छा जो भाई ने कहा कि रेडियो पे कहें। अपना कोई रेडियो स्टेशन हो तो शायद कहे, सरकार तो इसको कहने नहीं देगी। अपना कोई टीवी चैनल हो तो उस पर ये सब बातें, एक एक बात की पोल खोलें, सरकार जो कर रही है, WTO में जो हो रहा है और वास्तविकता क्या है। तो देश बचने के लिए रास्ते खुलते हैं, लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए सरकार ये सब करती चली जा रही है। जैसे ही जानकारी होती है, लोग तो सरकार को कुछ नहीं करने देते। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवेरे उदाहरण दिया, हरियाणा के लोगों को जब तक मालूम नहीं था वैट क्या है, वो चुप रहे, और चौटाला ने वैट लागू कर दिया। लागू होने के बाद जब तकलीफें आना शुरू हुई, उन्हीं हरियाणा के लोगों ने चौटाला को कान पकड़ के नीचे उतार दिया। चौटाला के पास पहले 54 सीटें थी जब पिछली सरकार आई, अभी उसके पास 9 सीटें हैं। खुद हार गया बुरी तरह से। तो जनता को जब पता चला तो उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसे ही हर क्षेत्र में जनता को पता चले तो सरकार को सबक जनता सिखा सकती। तो ये समस्या है, उसका विश्लेषण और समाधान, हर समस्या का समाधान हम अपने ही तरीके से करें, वही अच्छा है। अब इसमें एक बात वो अंत में आके खत्म होती है कि कौन करे इस काम को? हम सब करें, हम सब एक दूसरे के साथ मिलके करें। जैसे मेरे मन में आता है कि पब्लिक सेक्टर पर एक छोटा टेम्पलेट बनाएं, हम जाएं उनके पास, जानकारियां इकट्ठी करें, उस पर वो छापें, फिर कैसेट बनाएं, CD बनाएं, प्रचार करें, थोड़े दिन में उसका परिणाम निकलेगा। और फिर ये बैंक वाले, बीमा वालों को और शिक्षा वालों को कहें कि भैया सब साथ में मिलके करो, अलग अलग अब मत करो। आपको कुछ भी करना है पहले सबको बता के करो, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और खाली बैंक के ऑफिस के सामने खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से अच्छा है पूरे भिलाई शहर में घूम के लोगों को बताओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जनता आपके खिलाफ हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करना चाहते इसलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, और हम अपनी बात वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बीच में गैप खड़ा हो जाता है। तो पद्धति थोड़ी बदलें, हम लोगों के पास जाएं, लोग हमारे पास आने लगेंगे, बात बनती चली जाएगी और रास्ते उसमें से खुलते चले जाएंगे। इतना ही मुझे अभी कहना है। हाँ, ट्रिम्स में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन कल करूंगा,
ये सर्विसेज तक रहे, क्योंकि ट्रिम्स और इससे भी ज्यादा जटिल है। ट्रिम्स और ट्रिप्स में कल कोशिश करूंगा सवेरे लेने की, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, वो और भी खतरनाक है। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे। इनडायरेक्टली कैसे आएंगे? ट्रिम्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए नियम कायदे कानून बनाना, जैसे आजकल सरकार कर रही है ना। बैंकिंग इंडस्ट्री में कितना 74% इक्विटी पार्टिसिपेशन की छूट हो गई है। ट्रिम्स ये कहता है कि इसको 100% कर दो। ट्रिम्स का पहला ही प्रोविजन है कि कोई भी सेक्टर जो सर्विसेज में है उसमें 100% इक्विटी की छूट होनी चाहिए, कोई भी विदेशी को या विदेशी कंपनी को। तो बैंक बीमा कंपनी आएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के उस पे आएंगे। अभी सर्विसेज में जो सीधा है कि सीधे विदेशी आएंगे, उसमें ट्रिम्स भी आएगा, सर्विसेज भी आएगा, दोनों एक साथ आएगा। ट्रिम्स से उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन का निर्धारण, प्रॉफिट ले जाने का निर्धारण, भारत में कहां पूंजी लगाएं कहां न लगाएं उसका निर्धारण, और सर्विसेज में जो सीधे आकर हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मुनाफा कमाकर ले जाने की खुली छूट, वो सर्विसेज में। ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट की वो है लिमिटेशंस, तो वो लिमिटेशंस को हटाने की बात है। ट्रिम्स कोई लिमिटेशन नहीं, 100% लाना चाहे खुली छूट दो, बैंक में, बीमा में, टेलीकम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, चार्टेड अकाउंटेंसी में, हर जगह। ट्रिम्स का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आया है बाहर से, उसकी वैसी ही सुरक्षा करो जैसे आप रुपए की करते हो। नेशनल सिक्योरिटी, अमेरिका ने $1 भी भारत में लगा दिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब भारत सरकार की है। उसके लिए भारत की मिलिट्री लगाओ, आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, सुरक्षित चाहिए वो। ये ट्रिम्स में है सारे के सारे। माने अमेरिका की कोई भी कंपनी यहां आ जाए, उसके खिलाफ हम आंदोलन करें, फैक्ट्री को तोड़